सिम्बा जब द ब्राइट लैंड का राजा बन चुका था, सभी जानवरों का ऐसा राजा जिसकी सब इज्जत करते और उसकी आज्ञा मानते, यानी ब्राइट लैंड को एक सच्चा राजा मिल गया था। लेकिन उस दिन सिम्बा की बीवी नाला को दिखाया जाता है, जो रास्ता भटक गई थी। उसे घर का रास्ता तो पता था नहीं। वो वही एक कोने में बैठ सिम्बा का इंतजार करने लगी, इस उम्मीद के साथ कि उसका सिम्बा उसे जरूर ढूंढ लेगा और उसे आकर बचाएगा। दूसरी ओर हम सिम्बा को देखते हैं, जो अपनी बीवी के न मिलने पर परेशान था। वो टिमन और पुम्बा को अपनी प्यारी बेटी क्यारा की जिम्मेदारी देते हुए अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तब तक के लिए तुम इन दोनों के साथ में रहना। मैं माँ को ढूंढ करके जल्द ही उसे वापस लेकर के आऊंगा। इसके बाद सिम्बा अपनी बीवी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और फिर इधर टिमन और पुम्बा क्यारा को कहानियाँ सुनाना शुरू करते हैं। कहानियाँ सिम्बा की, वो कैसे मुश्किलों का सामना करता हुआ अपने चाचा स्कार को हराकर द ब्राइट लैंड का राजा बना। लेकिन तब यहाँ रफीकी आता है, यानी क्यारा के मुंह बोले दादाजी, जो कि क्यारा से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने सबसे पहले अपने हिम्मत से नई कहानी लिख डाली, सिम्बा से भी पहले, और उसका नाम था मुफासा। एक स्ट्रे आवारा। एक दिन वो सबका मसीहा बन गया। बहुत सालों पहले एक बार बारिश न होने की वजह से भारी सूखा पड़ गया था। सभी जानवर प्यास से तिलमिला रहे थे। छोटा नटखट मुफासा माता पिता के साथ खेल रहा था। वो अपनी माँ से पूछता है कि दूर उस रोशनी के पास क्या है। माँ कहती है कि उस जगह का नाम है मिलेले, जहाँ सब कुछ रोशन और खूबसूरत है और हम सब एक दिन उस जगह पर जरूर जाएंगे। लेकिन तभी चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है। पहले तो पानी की धार से सारे जानवर बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब बारिश बढ़ी तब नदियों का पानी ज्यादा बढ़ गया और भयंकर बाढ़ की हालत हो गई। इससे सारे जानवर भागने लगे। छोटा मुफासा इसी बहाव में गलती से छोटे से तालाब में जा करके गिर जाता है। पानी के बहाव की वजह से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। उसको बचाने के लिए उसके पिता तालाब में कूदकर बहुत मुश्किल से वो मुफासा को अपने मुंह में पकड़ किनारे पर फेंक देते हैं, जिसके बाद मुफासा जा करके एक बांध पर अटक जाता है। उसकी माँ उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहती है, बेटा धीरे धीरे पाँव को आगे बढ़ाओ और इस पार आ जाओ। लेकिन तभी एक बड़ा सा बेचारा हाथी पानी के बहाव में बहता आता है और इस बांध से टकरा कर तोड़ देता है, जिसकी वजह से मुफासा भी पानी के साथ में बहने लगता है और पानी में बहते हुए दूर, बहुत दूर आ जाता है। इतना दूर कि शायद ही अपनी माँ बाबा को वो फिर देख पाए। पानी के बहाव में मुफासा एक छोटे से तालाब में आ पहुँचता है, जहाँ पर एक और कब यानी छोटा शेर का बच्चा खड़ा था, जिसका नाम था टाका। वो मुफासा को देखता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम्हारे पीछे मगरमच्छ आ रहे हैं, वहाँ से जल्दी निकलो। मुफासा भागते हुए किनारे पर आता है और टाका उसे पकड़कर बाहर खींच लेता है। मगरमच्छ जैसे ही इनके करीब आकर के इन्हें खाने वाले थे, उसी समय यहाँ पर टाका की माँ आ जाती है, जिनका नाम था ऐसा। वो इन दोनों बच्चों को बचा लेती है। अपनी माँ से टाका कहता है कि मैं मुफासा को अपने कबीले में लेकर के चलना चाहता हूँ। तो उसकी माँ ऐसा कहती है कि तुम्हें तो नियम अच्छे से पता है, हमारा कबीला किसी आवारा को नहीं रखता है। मुफासा ये सुनकर दुखी तो होता है, कहता है कि मैं आवारा नहीं हूँ, बस मैं अपने परिवार से पानी के बहाव में दूर आ गया हूँ। मेरे माँ बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे लेने आएंगे। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद ऐसा उसे लेकर अपने पति उबासी यानी कि यहाँ के कबीले के महाराज के पास लाती है। वो भी सीधे तौर पर बोलते हैं कि हमारे ग्रुप का नियम है, हम किसी आवारा को अपने ग्रुप में नहीं रख सकते। मुफासा वही बात दोहराता है, कहता है कि मैं आवारा नहीं हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे ढूंढ लेंगे, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जब तक मैं रहूंगा आपके कबीले के काम आ जाऊंगा। मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ और तो और मैं आपको भी हरा सकता हूँ। ये सुन उबासी कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरे बेटे टाका के साथ एक रेस लगाना होगा। अगर तुम इस रेस को जीते तो तुम यहाँ पर रह सकते हो और अगर हारे तो तुम्हें फौरन यहाँ से निकाल दिया जाएगा। मुफासा को ये शर्त मंजूर था। वो टाका के साथ रेस लगाता है। दोनों के बीच में रेस शुरू होती है। मुफासा पूरी जोर लगा रहा था, पर टाका भी कम फुर्तीला न था। वो मुफासा से काफी तेज दौड़ रहा था और आगे ही रहता है। आगे निकलने की होड़ में मुफासा एक पानी में गिर जाता है। तब टाका रुक कर पीछे आकर उसे बचाता है
और उसे दौड़ने के लिए कहता है, क्योंकि वो भी चाहता था कि मुफासा ये रेस जीते और उसके कबीले में आकर रहे, ताकि उसे एक भाई, एक दोस्त मिले। वो मुफासा से कहता भी है कि मुझे एक भाई की जरूरत थी। इतना कहने के बाद जो टाका रफ्तार धीमी कर लेता है और जानबूझकर ये रेस हार जाता है, जिस बात से उबासी को काफी बुरा लगा। लेकिन टाका बहुत खुश था, क्योंकि अब उसे एक भाई मिल गया था। अब मुफासा और टाका हर वक्त एक साथ रहते हैं, एक साथ ही खेलते हैं और इस तरीके से दोनों दोस्त भाइयों की तरह खेलते कूदते बड़े हो जाते हैं। काफी साल बीत चुके थे और दोनों के बीच में काफी गहरी दोस्ती थी, लेकिन उबासी मुफासा को आवारा ही समझता रहा। उसने मुफासा को नहीं अपनाया। दोनों की ऐसी दोस्ती देख उबासी अपने बेटे टाका से कहता है कि जिसे तुम अपना भाई मानते हो ना, वो तुमसे एक दिन सब कुछ छीन लेगा। तुम नहीं बल्कि वो नवाब बन जाएगा और फिर राजा, और तुम कुछ नहीं रहोगे। फिलहाल टाका इस बात पर ध्यान नहीं देता। मुफासा और ऐसा एक साथ शिकार करने के लिए आए थे। अब तक मुफासा काफी अच्छा शिकारी बन चुका था। जब ये दोनों शिकार करने के लिए आए थे तो टाका भी इनके पीछे आया था। वो चुपके से इन दोनों को देख रहा था, ये सोच कि इन दोनों से पहले हिरणों को वो घात लगाएगा। मुफासा और ऐसा शिकार करने में बिजी थे। तभी दो सफेद शेर भी यहाँ आ चुके थे, जो किसी बर्फीले जंगलों से आए थे। इन्हीं हिरणों के शिकार को वो भी छुपकर घात लगा रहे थे। ऐसा ने बेटे टाका को देख लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर टाका भी सामने से उन दोनों सफेद शेरों को देखता है, जो देखने में काफी बड़े थे, जिन्हें देख वो चुपचाप शांति से बैठ जाता है। लेकिन सामने ऐसा आ जाती है और वो शेर उसके ऊपर ही हमला कर देते हैं। दोनों ही बड़े तगड़े थे, पर मुफासा भी हार नहीं मानता है। वो इन शेरों से आकर के लड़ने लगता है, लेकिन ऐसा देखती है कि टाका उसका अपना बेटा, वो डर कर यहाँ से भाग जाता है। मुफासा बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए एक शेर को खत्म कर देता है और दूसरा शेर भी कमजोर पड़ जाता है, इसलिए वो यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद मुफासा किसी तरह ऐसा को लेकर के उबासी के पास आता है। ऐसा उबासी को बताती है कि अगर आज मुफासा नहीं होता तो मैं शायद जिंदा नहीं होती। वो शेर काफी ताकतवर थे। उबासी, जो मुफासा की कदर नहीं करता था, आज वो मुफासा से कहता है, मैं जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि तुमने ऐसा की जान बचाई है। लेकिन मुफासा को किसी और चीज की चिंता थी। वो कहता है कि मैं उस दिशा से आ रही हवा में महसूस कर पा रहा हूँ कि उन जैसे ही कई शेर टोली लेकर हमारे इधर ही आ रहे हैं। इस बात को पक्का करने मुफासा की सलाह पर उबासी अपना मुखबिर भेजता है और सच में सफेद शेरों की पूरी टोली को दिखाया जाता है, जिसमें एक से एक फुर्तीले और ताकतवर शेर थे और इनका राजा था खूंखार क्यूरोस। मुफासा ने जिस शेर को मारा वो क्यूरोस का बेटा था। अब जो शेर जो मुफासा और ऐसा से बच वहाँ से भाग आया था, वो क्यूरोस को उसके बेटे के मौत की खबर देता है। शेर की खुशबू से क्यूरोस को मालूम चल जाता है कि इसने उसके बेटे को मरने के लिए छोड़ा और डरकर भाग आया, इसलिए उसके हुक्म पर झुंड के लोग उसे जान से मार देते हैं। ये सारी बात खबरी ने उबासी को बताई कि इनकी पूरी टोली, वो शेर काफी ताकतवर है, उनका एक हमारे 2 के बराबर है, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए उबासी अपने बेटे से कहता है कि अगर तुम्हें राजा बनना है तो तुम्हें इस जगह को छोड़ करके अभी के लिए जाना होगा। ऐसा टाका और मुफासा से कहती है कि तुम्हें उस रोशनी के पास जाना है जिसका नाम है मलेले, और तुम दोनों को वहाँ पर एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। उस दिन टाका डर की वजह से इन दोनों को छोड़ के चला आया था, इसलिए वो बहुत शर्मिंदा था। यहाँ उसकी माँ बिछड़ते बेटे टाका से कहती है कि तुम्हें भी अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिलेगा। फैसले की घड़ी आएगी तो सही फैसला लेना, लेकिन अभी के लिए तुम्हें ये जगह छोड़ के जाना होगा, वरना वो तुम्हें मार देंगे। टाका और मुफासा के चले जाने के कुछ समय के बाद क्यूरोस अपने सभी शेरों को लेकर पहुँचता है। क्यूरोस उबासी और उसके झुंड को डराता हुआ कहता है कि जल्द ही जहाँ तक सूरज की रोशनी है वहाँ तक पूरा मेरा राज होगा। उबासी कहता है कि हमें तुमसे लड़ने का कोई शौक नहीं है। क्यूरोस कहता है कि ठीक है, जिसने मेरे बेटे को मारा वो कहाँ पर है। जिसके बाद उबासी कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। इन सफेद शेरों ने सभी शेरों को चारों तरफ से घेर लिया था। क्यूरोस अपने झुंड के सारे शेरों से कहता है कि जाओ और उसे ढूंढो जिसने मेरे बेटे को मारा, मुझे बदला लेना है। टाका और मुफासा अभी ज्यादा दूर तक नहीं गए थे, इसलिए सफेद शेरों ने महसूस कर लिया था कि वो आसपास ही है, इसलिए वो इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं।
और अब मुफासा को भी मालूम चल गया था कि वो शेर यहाँ पर आ चुके हैं। मुफासा टाका से कहता है कि हमें लड़ना होगा, क्योंकि अगर हम भागे तो डूब करके मर जाएंगे। लेकिन टाका कहता है कि हमें भागना होगा, हम उनसे लड़ नहीं सकते हैं। उसी वक्त यहाँ पर क्यूरोस आ जाता है और वो इनसे पूछता है कि तुम दोनों में से मेरे बेटे को किसने मारा। मुफासा कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को मारा है, टाका बेकसूर है, उसे जाने दो। लेकिन इन शेरनी को खुशबू से मालूम चल जाता है कि मुफासा आवारा है और टाका के रगों में राजा का खून बह रहा है। इसलिए ये लोग मुफासा को छोड़ के टाका के पीछे भागते हैं। टाका और मुफासा भागते हुए पहाड़ी के किनारे पर आ जाते हैं। यहाँ से अब बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं था। टाका ने चतुराई दिखाते हुए मुफासा को लेकर नीचे छलांग लगा देता है। ये लोग पानी में डूबते नहीं हैं, बल्कि झरने के जरिए बहते हुए काफी दूर आ जाते हैं। इधर क्यूरोस अपने शेरनी से कहता है कि जाओ और उसे नदी के किनारे ढूंढो। अब रात हो चुकी थी। टाका मुफासा ये दोनों खाने की तलाश कर रहे थे। उसी वक्त यहाँ पर इन्हें किसी की खुशबू आती है और वो इनकी बिरादरी का ही खुशबू था। दरअसल वो एक शेरनी थी जो कि झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी। उसका नाम था शरावी, जो इन्हें बताती है कि उन सफेद शेरों का खौफ चारों तरफ हो चुका है। उन्होंने मेरे लोगों को भी मुझसे अलग कर दिया। उसी वक्त यहाँ पर साजू आता है, जो कि सरावी के साथ में था। वो सरावी के साथ में रह करके जासूसी का काम करता है। यहाँ मुफासा कहता है कि मैं और टाका मिलेले जा रहे हैं। सरावी को भी वही जाना था, इसलिए वो भी इनके साथ हो जाती है। इन सभी को भूख लगी थी, इसलिए शिकार की खुशबू सूंघ करके ये लोग आगे बढ़ते हैं। यहीं से थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ पर ढेर सारे बंदरों का झुंड था। इनके बीच ही था रफीकी। रफीकी को उसके ही झुंड के बंदर सभी पसंद नहीं करते थे, इसलिए उसके ही लोग उसे अपने झुंड से अलग कर देते हैं। अकेले पड़ गया रफीकी की मुलाकात इनसे होती है। वैसे तो ये शेर रफीकी के गंध पाकर उसके शिकार के लिए आए थे, लेकिन जब रफीकी इन लोगों को बताता है कि तुम जहाँ जा रहे हो ना, वहाँ से मैं 2-4 बार घूम करके आ चुका हूँ, ये सुनकर इनका इरादा बदल चुका था। मतलब कि ये लोग रफीकी को नहीं खाते हैं। मुफासा पूछता है कि क्या तुम्हें मिलेले का रास्ता सच में पता है? जिसके बाद रफीकी कहता है कि हाँ, मेरा भाई अभी भी वहीं पर है, मैं उससे मिलने के लिए ही तो जा रहा हूँ। मुझे रास्ता अच्छे से पता है, मैं तुम लोगों को वहाँ तक ले जा सकता हूँ। पर ये सब तो रफीकी अपनी जान बचाने के लिए बोल रहा था, भाई तो नहीं था। हाँ, रास्ते के बारे में उसने जरूर सुन रखा था। अगली सुबह शरावी वो हवा में बिखरी गंध को महसूस करती है कि सफेद शेर अभी भी इनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो सभी लोगों को यहाँ से चलने के लिए कहती है। अब सभी लोग आगे थे और इस दौरान टाका अपने दिल की बात मुफासा से कहता है कि मुझे शरावी बहुत अच्छी लगने लगी है। उसके सामने आते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मैं उसके पास जाकर कि कैसे बात करूँ। जिसके बाद मुफासा कहता है कि जब वो पास से गुजर रही थी तो उसके शरीर में से फूलों की खुशबू आ रही थी, जिसका मतलब है कि उसे फूल पसंद है और जहाँ पर रहती है वहाँ चारों तरफ फूल ही फूल है। ये सुनने के बाद टाका फौरन शरावी के पास पहुँच जाता है और बात शुरू करता है कि तुम्हारे शरीर से फूलों की खुशबू काफी अच्छी आ रही है। तो ये सुन शरावी काफी हैरान होती है। उसके पसंदीदा फूल का नाम भी लिया था, जिससे वो इम्प्रेस हुई। इन्हीं बातों के दरमियान थोड़ा आगे जाने के बाद इन लोगों को ढेर सारे हाथियों का झुंड दिखाई देता है और मुफासा देखता है कि सफेद शेर इनके बहुत करीब आ गए हैं। और परेशानी की बात ये थी कि जिस इलाके को इन लोगों ने इतने वक्त में चलकर पार किया था, उसे सफेद शेर छलांग लगा करके मिनटों में पार कर लेते हैं। अब वो शेर इनके बहुत करीब आ गए थे और उनसे बचने के लिए शरावी भागते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और वहाँ पर जो छत्ता लगा हुआ था वो उसे नीचे गिरा देती है। नीचे आकर गिरते ही हाथियों के झुंड में अफरा तफरी मच जाती है। शरावी की समझदारी की वजह से सफेद शेर हमला नहीं कर पाते हैं, पर पेड़ की टहनी टूटने की वजह से शरावी हाथियों के झुंड में गिर जाती है। मुफासा अपनी जान की परवाह न करते हुए भागते हुए शरावी के पास जाता है, उसकी जान बचाता है। हाथियों के झुंड का काफिला काफी बड़ा वाला था और इसी काफिले की वजह से पहाड़ी के टुकड़े टूट जाते हैं, जिसकी वजह से अब सफेद शेर दूसरी तरफ नहीं जा पाते हैं। हाथियों के चले जाने के बाद रफीकी फौरन भाग करके शरावी के पास जाता है और कुछ उसका इलाज करता है, जिसकी वजह से शरावी होश में आ जाती है। जब वो होश में आती है तो वो पूछती है कि मेरी जान किसने बचाई? तो मुफासा इसका श्रेय टाका को देता है कि वो टाका था जिसने तुम्हारी जान बचाई। ये सुन टाका भी मुफासा को हैरानी से देखने लगता है।
शारावी बाहर आती है और वो टाका को दिल से शुक्रिया कहती है। लेकिन जब रफीकी ये सब सुनता है तो उसे मुफासा के ऊपर यकीन हो जाता है कि ये कोई साधारण शेर नहीं। ऐसे चलते हुए ये लोग रोशनी के बहुत करीब आ जाते हैं। अब बस इस बर्फीले पहाड़ी को पार करने के बाद ये लोग मिलेले पहुंच जाने वाले थे। जब ये लोग बर्फ को पार कर रहे थे तो इनके पैरों के छाप उन पर बन रहे थे, जो सफेद शिकारी शेरों को उनका रास्ता बता देते। निशान को मिटाने के लिए वो साजू को कहते हैं। वो जाकर के बर्फ को गिराता है, इसकी वजह से पैरों का निशान मिट जाता है। जब सफेद शेर यहाँ पहुँचे तब उन्हें पैरों का निशान नहीं दिखाई दिया, इसलिए वो गुस्से से पागल हो जाते हैं। और ये लोग सुरक्षित थे क्योंकि पैरों का निशान ना मिलने की वजह से जो सफेद शेर थे वो इनका पीछा करना बंद कर देते हैं। मुफासा से टाका के बारे में बातें करती शारावी अंदाजा लगा बैठती है कि उसकी जान टाका ने नहीं बल्कि मुफासा ने बचाई है। शारावी को ये भी मालूम चल जाता है कि उसके शरीर से आ रही फूल की खुशबू महसूस मुफासा ने की और शायद उसने ही टाका को बताया। हालांकि मुफासा अभी भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा था, पर दोनों के बीच अट्रैक्शन साफ दिख रहा था। टाका दूर खड़े होकर इन दोनों को देख रहा था। उनके नजदीकियों ने टाका में गुस्सा और जलन भर दिया था, क्योंकि शारावी के हाव भाव से जाहिर था कि वो मुफासा को पसंद करने लगी थी। इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और टाका के दिमाग में अपने पिता की कही हुई बात गूंजने लगती है कि एक दिन मुफासा तुमसे सब कुछ छीन लेगा। जलन और क्रोध के आवेश में टाका क्यूरोस के पास जाता है और अपना प्रस्ताव कहता है कि यह सच है कि मैं राजा उबासी का बेटा हूँ, लेकिन तुम्हारे बेटे को मुफासा ने मारा है। अगर तुम अपने बेटे का बदला लेना चाहते हो तो मुझसे हाथ मिलाओ। मुझे भी अपना बदला लेना है, अपने माँ और बाबा का बदला लेना है। शारावी को छीन लेने का भी उस मुफासा की वजह से सब कुछ छिन गया। इस वक्त वो जहाँ है वहाँ मैं ही तुम्हें ले जा सकता हूँ। हम मिलेले में बस कुछ ही समय में पहुँचने वाले हैं। तुम बस मेरे पैरों के निशान का पीछा करते हुए मिलेले तक पहुँचो। टाका अपना जाल बिछा चुका था, लेकिन मुफासा इससे अनजान था। वापस आकर वो कहता है, मैं शिकार करने के लिए गया था, लेकिन मुझे कहीं कुछ मिला ही नहीं। रफीकी के कहे अनुसार ये लोग आगे बढ़ते हैं और बस थोड़े से पहाड़ को पार करने के बाद ये लोग मिलेले पहुंच जाते हैं। इस पूरी जगह को पहली बार देख करके मुफासा बहुत खुश हो जाता है। ये वही जगह थी जहाँ वो अपने माँ बाबा के साथ आना चाहता था। ये जगह बहुत खूबसूरत थी, जैसा कि उसकी माँ कहती थी। यहाँ बहुत सारे जानवर थे जो अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे थे, पर उनके पहुँचते ही पीछे क्यूरोस भी पहुँच जाता है अपने झुंड के साथ, जिसको देख सभी जानवर बहुत डर जाते हैं, क्योंकि इन सभी जानवरों को उनके घरों में से क्यूरोस ने ही खदेड़ा था। मुफासा पूरी तरह अनजान था आखिर क्यूरोस यहाँ तक पहुँचा कैसे। उसी वक्त टाका सामने आता है, जिससे मुफासा को मालूम चलता है कि इसके पीछे टाका का हाथ था। ये देख उसे हैरानी थी कि उसका भाई ऐसा कैसे कर सकता है। अब क्यूरोस अपने बेटे का बदला लेने के लिए मुफासा के ऊपर हमला करता है। मुफासा उसे लेकर अपने पीछे जाता है और उसे नीचे धक्का दे देता है। अब क्यूरोस के नीचे गिरने की वजह से मुफासा को थोड़ा वक्त मिल जाता है। वो जाकर के सभी जानवरों से कहता है, अगर तुम सारे जानवर मेरा साथ आज नहीं दोगे तो कल को ये शेर तुम्हारे बच्चे को खा जाएंगे। आज अगर तुम ना लड़े तो कल ये तुम्हारे बच्चे को भी ना बख्शेंगे। अभी भी वक्त है, तुम सब कमजोर नहीं हो, तुम सब एक साथ होकर इन्हें भगा सकते हो। ये सुन करके सभी जानवर मुफासा का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी जानवर मिलकर के इन सफेद शेरों के ऊपर हमला करते हैं। इधर कुछ शेरनियां थी जो मुफासा के ऊपर हमला करती है, जिसकी वजह से मुफासा नीचे गिर के थोड़ा जख्मी हो जाता है। क्यूरोस अकेले ही मुफासा का शिकार करना चाहता था, इसीलिए वो जाकर के उसके ऊपर हमला करता है। अब ये जाहिर सी बात थी कि मुफासा उसका मुकाबला करने के लायक बिल्कुल नहीं था, क्योंकि एक तो क्यूरोस बहुत ताकतवर था, दूसरा मुफासा घायल था। क्यूरोस लगातार मुफासा के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से वो जख्मी होकर के नीचे गिर जाता है। इन दोनों की लड़ाई को टाका काफी समय से देख रहा था। मुफासा को ऐसी हालत में देख उसे अपने बचपन और मुफासा के साथ बिताए दोस्ती की बातें याद आती है। उसे माँ की बात भी याद आती है। आज उसे फैसला करना था, इसलिए उसे बचाने के लिए वो सामने चला जाता है, जिससे टाका जख्मी हो जाता है, पर कहता है कि उसे मत मारो, उसे जाने दो। लेकिन क्यूरोस रुकने वाला नहीं था, उसे बदला लेना था। इसी वजह से अब टाका और मुफासा ये दोनों साथ मिल करके उससे लड़ने लगते हैं। इसी बीच रफीकी देखता है कि अचानक से जमीन कांप रही है। पूरी जमीन टूट करके नीचे धंसने लगती है।
एक बड़ा सा पत्थर आकर के नीचे गिरता है, जिसकी वजह से जमीन टूट जाती है। अब जमीन टूटने की वजह से क्यूरोस और मुफासा जाकर के समुंदर में गिर जाते हैं। दोनों में लड़ाई और होती, पर तभी मुफासा देखता है कि एक बड़ा सा पत्थर फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। मौका देख करके मुफासा क्यूरोस को उसी तरफ धक्का देता है, जिसकी वजह से क्यूरोस उस पत्थर के नीचे आ जाता है और वो समुंदर की गहराइयों में चला जाता है। इसके बाद मुफासा ऊपर आता है और टाका उसे खींच करके पानी से बाहर निकालता है। क्यूरोस के खत्म हो जाने के बाद उसके बीच हुए जो शेर शेरनियां थे वो इस जगह को छोड़ करके भाग जाते हैं। सभी जानवर मुफासा को मिलेले का राजा बना देते हैं, पर यहाँ सबसे खास बात होती है, मुफासा अपनी खोई हुई माँ से मिलता है। मुफासा के नाम से उन्हें मालूम चलता है कि ये उनका बेटा है। यहाँ मुफासा को ये भी मालूम चलता है कि उसके बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये जानकर वो थोड़ा दुखी हो जाता है। अब टाका शर्मिंदगी में मुफासा के पास आता है और उससे सभी चीजों के लिए माफी मांगता है। सभी जानवरों की सलाह थी कि इसने दुश्मन का साथ दिया है, इसे यहाँ से निकाल दो, लेकिन मुफासा दिलों को जीतने वाला राजा था। वो कहता है कि जब तक मैं यहाँ का राजा हूँ तब तक मेरा भाई भी यहीं पर रहेगा। लेकिन यहाँ पर मुफासा टाका से कहता है कि आज के बाद ना तुम मेरा नाम लेना और ना मैं तुम्हारा। टाका कहता है कि ठीक है, आज से मैं आपके लिए स्कार बन गया, मतलब एक धब्बा, और खुद को हमेशा के लिए पहाड़ियों के पीछे गुमनाम कर देता है। और मुफासा बनता है एक राजा, एक मसीहा, जिसने जानवरों को बचाया और उनके दिलों पर राज किया। रफीकी पूरी कहानी क्यारा को सुना चुका था। कहानी खत्म हो जाने के बाद हम देखते हैं कि सिम्बा वापस लौट आया है और वो साथ में क्यारा की माँ नाला को भी ढूंढ करके लाया था, और साथ में था उसका एक छोटा नवजात भाई। क्यारा अपने भाई से कहती है कि आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, यानी वो उसे अपने दादा मुफासा की कहानी सुनाने वाली थी। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई ही है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। आगे ऐसे ही लेटेस्ट और बेस्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा एंड कीप वॉचिंग अनऑफिशियल शो टाइम।